जो भी है, मैं अब्बा की कुर्सी इनके लिए खाली नहीं करूँगी। ये फैसला मैंने कर लिया है। अब इस किस्से को बंद कर देते हैं। तो तुम बताओ, तुमने तुर्की वापस जाने का क्या सोचा? सब मुझसे यही पूछते हैं कि वापसी का क्या प्रोग्राम है। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं। दिल करता है मेरा कि मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। इसने गालिबन कोई तुर्क मुहावरा बोला था। खैर, अभी कुछ दिन इधर ही हूँ। तुम्हें कब जाना है? जुलाई शुरू हो चुका है। मुझे 5 जुलाई के बाद क्लियरेंस करवानी है। अब्बा की तबीयत ज़रा संभल जाए फिर जाऊंगी। लंच आ गया तो वो अपने नकाब से बासानी छोरी कांटे की मदद से खाने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, जहान तुम्हें मेरे निकाब, मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूँ नकाब लेना? वो ज़रा चौंका था। हाँ ठीक है। इसने ज़रा उलझते हुए शाने उचकाए। वो मुतमईन होकर खाने लगी, मगर वह चंद लम्हे से देखता रहा था। बिल आया था तो इसने एक मुतमईन सी सांस अंदर को उतारी। 950, सिर्फ 200 मेन कोर्स मंगवाए थे। इसलिए साबित हुआ कि अगर पैसे कम हो तो बंदे को कोल्ड ड्रिंक्स, सलाद और अस्ट्राइज जैसे लवाजमात से परहेज़ करना चाहिए। यके किसी ख्याल के तहत वो चौंकी। फालतू लवाजमात। इसका जहन ऑफिस की तरफ भटक गया। जहान ने नरमी से इससे बिल ले लिया। मैं पे करूँगा। वो चौंकी। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। लंच मेरी तरफ से था। वो बिना एक लफ्ज़ सुने फाइल में पैसे रखने लगा। इसने इसरार नहीं किया। इसका जहन किसी और तरफ उलझा हुआ था। फालतू लवाजमात। अडेर उमर साहब आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और फिर एक तरफ हट गए। वो पुरतमाद और सबक कदमों से चलती अंदर आई। दरवाजे से नजमी साहब वेंडर की कुर्सी मेज़ का फासला काफ़ी ज़्यादा था। वो सीध में चलती मेज़ तक आई और बैठने के लिए कुर्सी खींची। नजमी साहब ने उंगलियों में पकड़ी सिगरेट लबों में दबाकर सांस अंदर को खींची और सर से पाँव तक आबाया में मलबूस दराज कद लड़की का जायज़ा लिया, जो बहुत इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। उन्होंने सिगरेट हटाई। धुएं का मरगोला उड़ाकर फिजा में तहलील हुआ। मैं हया सलमान हूँ, असगर एंड सन्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर टांग पे टांग रखे कोहनियाँ हाथ पर जमाकर हथेलियाँ मिलाकर बैठी वो बहुत संजीदगी से बोली। निजी साहब ने कंधों को ज़रा सी जुम्बश दी, यानी वो जानते हैं। अब आगे बात करें। अदेड़ उमर साहब इस लड़की के पीछे हाथ बांधे मुअद्दब से आ खड़े हुए थे। इनके लिए दूसरी कुर्सी मौजूद नहीं थी। नजमी साहब ने कुर्सी मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं समझी। हमारी स्लाइड पर सप्लाई आपने रोक दी है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट तखीर का शिकार हो सकता है। देखिए बीबी, मैंने अपनी डिमांड आपके मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। नजमी साहब, इसने हाथ उठाकर एकदम बहुत सख्त लहजे में उन्हें रोका। इसकी आवाज़ में कुछ था। वो रुक गई। चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसकी आंखों में आंखों डाले बिना किसी तमहीद के वो कह रही थी। आपके पीछे जो खिड़की है, इससे झांक कर देखें तो दाएं जानब दूर कहीं एक ज़ैर तमीर मंसूबा दिखाई दे रहा है। किस चीज़ का मंसूबा है बकर साहब? लड़की ने रुक कर पीछे खड़े आदमी को मुखातब किया, मगर देख वो अभी भी नजमी साहब को रही थी। और हेड है मैम, उन्होंने फ़ौरन बताया। बिल्कुल, हेड और तमीर हो रहा है वहाँ। और क्या आप जानते हैं कि इसमें सैंड और स्लेट इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी किसकी जगह? मटेरियल की जगह। नफीस से नकाब से झलकती इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें मुस्कुराई थी। नजमी साहब ने सिगरेट वाला हाथ नीचे गिरा कर दिया। इनके तने साहब ढीले पड़ गए थे और पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जा थे। आप इस ओवरहेड से 2 किलोमीटर दाएं चले जाएं तो एक 6 स्टार होटल ज़ैर तमीर नज़र आएगा। इसकी तमील आखिरी मराहल में है, मगर इसके मालिकान को ये इल्म नहीं कि इसके रोफिंग और वाटर प्रूफिंग में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। बेहद सस्ता और घटिया मटेरियल। इसकी मुस्कुराती आंखों की चमक बढ़ गई थी। नजमी साहब ना आपने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर इसने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। वो लब पेंच कर रह गए। पेशानी पे बलों का इजाफा होने लगा। एक रोड भी हाल में ही मुकम्मल हुई है और इसका भी इन दोनों प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ है। निगाहें इन पे जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। और जो ताल्लुक़ है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस सड़क के अतराफ सीमेंटेड नहीं लगाया गया और अंदर हॉल्स छोड़ दिए गए हैं। वो कौन सा मसला होगा जो सबसे पहले जिस दिन मैं मंजर आम पर आएगा बकर साहब? नजमी साहब को अपने साबका अंदाज में देखते हुए इसने अपने साथी को मुखातब किया और वो इसी ताबियादारी से बोले। ड्रेनेज का मसला मैम। बिल्कुल, ड्रेनेज का मसला। मगर सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला।
4 इंस्पेक्शन टीमें इन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए लेकर अप्रोच कर चुकी हैं, लेकिन वो क्या है नजमी साहब कि जो हमारा मीडिया है ना, वो ज़रा सी रेटिंग के लिए ऐसी खबरों को खूब उछालता है और यूं इस इवेंट्स की साख तबाह हो जाती है, बिलखसूस तब जब इसके हाथ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी लग जाएं। बाकर साहब, इसने उंगली से इशारा किया तो बाकर साहब ने चंद कागजात मेज़ पर रखे। नजमी साहब इनको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वह मुश्किल जब्त किए हुए बोले, मुझ पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अरे, इसकी स्याह आंखों में हैरत उभरी। आपकी किसने बात की? फिर वो ज़रा सा मुस्कुराई। मैं तो अपनी सप्लाई की बात कर रही थी। कल हफ्ता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार की सुबह मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार की सुबह तक अपनी कंस्ट्रक्शन सप्लाई की बहाली की खबर मिल जाएगी। अपना पर्स उठाते हुए वो खड़ी हुई, और वो भी पुरानी कीमत पर। चलें बाकर साहब। वो मजीद कुछ कहे बिना पलटी। अर्देड़ उमर साहब ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। वो तब ही सबक कदमों से चलती बाहर निकल गई। सिगरेट ने नजमी साहब की उंगलियों को जलाया तो वो चौंके, फिर गुस्से से एस्ट्रे में फेंका और मेज़ पर रखे कागजात उठाए। जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ते जा रहे थे, इनकी पेशानी पे पसीने के कतरे नमदार होने लगे थे। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी थी जेंटलमैन। मीटिंग के आगाज़ पे इसने मसरूर मुतमईन अंदाज में उन्हें मुखातब किया, जो अपने साबका रवैये को बरकरार रखे इसकी तरफ मुतवज्जा थे। अभी अभी पता चला है कि वैन डारफ नजमी ने सप्लाई बहाल कर दी है, और वो भी पुरानी कीमत पर। वाकई? फुरकान ताया हैरान हुए तो जाहिद चचा सीधे हो बैठे। मगर इसने तो इस रोज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट के रौब से खासी बदतमीजी की थी, और वह सरासर ब्लैकमेलिंग पे उतर आया था। मैंने फ़ौरन इसे फ़ोन किया था, मगर वह तो सीधे मुंह बात करने को राज़ी ही नहीं था। फिर आपको ब्लैकमेलर से निपटने का फ़न सीख लेना चाहिए सर, क्योंकि मैंने इससे बात की है और वो गैर मशरूत तौर पर सप्लाई करने पर बहाल करने पर राज़ी हो गया है। जाहिद चचा खामोश हो गए। इसके लिए ये सब खासा गैर मुतवक्को था। अगर सलमान साहब इनको आकर बताते कि उन्होंने वेंडर्स को राज़ी कर लिया तो उन्हें हैरानगी ना होती, क्योंकि वो इस काबिल थे। तभी तो अपने बड़े भाई से ज़्यादा मजबूत शेयर होल्डर्स और एमडी थे। मगर हया, ये बात निकलना भी दुश्वार था। आपको ग्रीन हाउस स्कीम के लिए बजट कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने बजट को रीशेप किया है। वो अपने कागजात आगे पलट कर बताने लगी। हमें जितनी रकम चाहिए वो हमारे बजट के अंदर ही पूरी हो सकती है, अगर हम फालतू लवाजमात को निकाल दें। मतलब? ताया फरकान ने अबरू उठाए। हर साल तमाम शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट का एक मुनकसिम हिस्सा देते हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट देने की बजाय इसको री इन्वेस्ट करते हैं। हम भी इस दफ़ा शेयर होल्डर्स को वो हिस्सा देने के बजाय इसे इस प्रोजेक्ट में लगा देंगे, मगर इस तरह तो मतलूबा रकम पूरी नहीं होगी। वलीद, आप इनकी बात मुकम्मल होने दें। सेठी साहब ने पहली दफ़ा वलीद को टोका। पहली दफ़ा बोर्ड मीटिंग में इसकी साइड ली गई थी। सब खामोश हुए तो इसने कहना शुरू किया। हम अपने बजट का 15 से 20 हिस्सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हम फ़िलहाल यही कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में हमें प्रोजेक्ट मिले। वो लम्हे भर को रुकी। लंबी मेज़ के गिर्द मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव अब वाक़तन बगौर इसे सुन रहे थे। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट जो अभी मिले नहीं और जिन पे काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, इनके लिए हम अपने हालिया प्रोजेक्टों को कुर्बान नहीं कर सकते। मैंने मार्केटिंग बजट को घटाकर 5% कर दिया है। यूँ हम बआसानी वो रकम आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट में मुंतकिल कर सकते हैं। क्या किसी को कोई इतराज़ है? पीछे टेक लगाकर बैठे हुए इसने ज़रा मुस्कुरा कर खामोश बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में नज़र उठाई। वो जानती थी कि अब कोई इस पर इतराज़ नहीं कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर रही थी। आज ताया फुरकान के घर हया के दादा की बरसी की कुरान ख्वानी थी। खैरात की देगी अलग थी। सब मदऊ थे सिवाय इसको जाने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो मगरब पढ़कर लाउंज में आई तो फातिमा जहान से कुछ कह रही थी। इसे आते देखकर खामोश हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ। सरसरी सा मुताला करके बाहर निकली। पुप्पो पहले ही जा चुकी थी। अब्बा कमरे में सो रहे थे। इनके पास नर्स थी। वो खामोशी से सोफे पे आ बैठी और टीवी का रिमोट उठाया। किन अखियों से इसने लाउंज की बड़ी खिड़की के पार अम्मा को लान अबोर करते देखा। वो इससे नाराज़ नहीं थी, बात भी ठीक से करती, मगर ऐसे जैसे कि उन्हें बहुत दुख पहुंचाया गया हो। बाहर बिजली जोर की चमकी। पल भर को खिड़कियों के बाहर सारा लान रोशन हो गया, फिर अंधेरा छा गया। वो कुछ सोचते हुए इनके सामने आ बैठा। हया ने टीवी नहीं चलाया। वो रिमोट को पकड़े बस इसको देख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था शायद।
अम्मा क्या कह रही थी? इसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछते हुए बात का आगाज़ किया। जहान ने सर उठाकर इसे देखा। नीली जीन्स पे स्याह टी शर्ट पहने गीले बालों को पीछे किए वो जैसे किसी कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था। वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ये बुर्का वगैरह छोड़ दो। वो संजीदगी से कहने लगा। इसके पुश्त पे लाउंज की दीवारगीर गड़ी पे टिप टिप कतरे गिरने लगे थे। तारीक पड़ा आसमान पहले ही बादलों से ढक चुका था। तो तुमने क्या कहा? वो इसी तरह मुतमईन से अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठी थी, जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा करती थी। बात तो ठीक है इनकी, तुम एक बुर्के के लिए अपने इतने रिश्ते नहीं खो सकती। बाहर बादल जोर से गरजे थे। खिड़की के शीशों पर तड़ातड़ गिरते कतरों की आवाज़ें अब आने लगी थी। दूसरों को छोड़ो, तुम अपनी बात करो जहान। क्या तुम भी मेरे हिजाब से खुश नहीं हो? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अगर मैं कहूँ कि नहीं हूँ तब? अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे लिए इसे छोड़ दो तब? दूर कहीं जोरदार आवाज़ आई थी, जैसे बिजली गिरने की होती है, जैसे सदमा पहुंचने की होती है। क्या तुम मुझे चॉइस दे रहे हो? यके किसकी आवाज़ में सर्द महरी दर आई। अगर मैं कहूँ हाँ तब? वो उठी और छोटे छोटे कदमों से चलती दीवारगीर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। इसने स्याह लंबी कमीज और चूड़ीदार पहन रखा था। बाल भी सीधे कमर पे गिर रहे थे। कमीज और बालों के रंग का फर्क गैर वाजिया सा था। स्याही जिसका ना आगाज ना एहतमाम। मुझे कभी किसी ने कहा था कि खंदक की कोई जंग बनु करीज़ा के वजूद में नहीं आई। तब मैंने सोचा था कि मेरे सारे कराबतदार तो मेरे साथ ही होंगे। वो भीगते शीशे के पार तारीक लान को देखती कह रही थी। ताया अब्बा हिजाब के सबसे बड़े इल्म बरदार, अम्मा जिनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, और मेरा शोहर जो रोज़ सुबह फजर पढ़ने मस्जिद जाता है। लेकिन मुझे आज पता चला कि आयशा ठीक कहती है। खंदक की जंग जो बनु करीज़ा के बगैर वजूद में आ ही नहीं सकती। बारिश के टिप टिप गिरते कतरे शीशे से लुढ़क कर जमीन पर गिर रहे थे। जब बिजली चमकती तो पल भर को इनमें कोसे कज़ा के सातों रंगों छलकते और फिर अंधेरा छा जाता। वो सोफे से नहीं उठा था, बस गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। अगर मैं लोगों के लिए हिजाब लेती हूँ तो लोगों के कहने पर छोड़ भी देती, लेकिन मैं अब नहीं छोड़ सकती। आंसू इसकी आंख से टूटकर गाल पे फिसलता गया। क्यों? मैं यही नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्यों। वो इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। बादल अभी तक गरज रहे थे। हया ने जवाब नहीं दिया। इसने एक नज़र जहान को देखा और फिर आगे बढ़कर कोने में रखी मिनी प्लांट की सब्ज बोतल उठाई, पौधे की बेल झटक कर निकाल फेंकी और बोतल को हाथ से पकड़े हुए दीवार पर दे मारा। कांच के टूटा टुकड़े गिरते गए और एक नोकदार बड़ा टुकड़ा इसके हाथ में रह गया। ये पकड़ो। इसने बोतल की गर्दन का वो टुकड़ा जहान की तरफ बढ़ाया। और जाकर अपनी माँ की गर्दन में उतार दो। हया, इसने बेयकीनी से इसे देखा। हया ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया और आखिरी टुकड़ा बाकी मादा करचियों पे फेंक दिया। नहीं कर सकते ना? कांप उठता है ना दिल? लगता है ना जैसे आसमान फट जाएगा अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो। इसने गर्दन मोड़कर भीगी आंखों से बाहर बरसती मूसलाधार बारिश को देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो बोली तो इसकी आवाज़ आंसुओं से बारी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है जहान। अल्लाह ने अमानत को आसमान व ज़मीन पे पेश किया, मगर दोनों इसे उठाने से इनकार कर दिया और इसे इंसान ने उठा लिया। तुम्हारी माँ एक इंसानी जान तुम पे अमानत है, ऐसे ही मुझ पे मेरा वादा अमानत है। मैंने ज़िंदगी में बस एक दफ़ा कोई वादा किया अल्लाह से, कोई मुझसे इसे निभाने क्यों नहीं देता। बिजली ने अपनी चांदनी फिर से हर सू बखेर दी। बस लम्हे भर की चांदनी और फिर अंधेरी रात छा गई। मुझे किसी ने कहा था कि दिल मारे बगैर नूर नहीं मिलता, और मैं सोचती थी कि नूर क्या होता है। जानते हो नूर क्या होता है? आंसुओं ने गले में फंदा डाल दिया था, दम घुटने वाला फंदा। नूर कुरान होता है, अल्लाह का हुक्म, जिसको पूरे का पूरा लिया जाता है। एक हिस्सा लेकर दूसरे से इनकार नहीं किया जाता जहान। मैं हमेशा सोचती थी कि अल्लाह क्यों कहता है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता तो वो टूट जाता। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई थी, मगर आज आ गई है। गरम उबलते आंसू इसकी थोड़ी से फिसलते हुए गर्दन तक लड़क रहे थे। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और वो इससे, जानते हो पहाड़ क्यों टूटता? क्योंकि वो कुरान को पूरे का पूरा लेता, और जो शख्स कुरान को पूरे का पूरा अपने दिल पे उतारता है ना, इसे एक बार टूटना पड़ता है। इसने जलती आंखें बंद की। अब हर तरफ अंधेरा था। पल भर को बिजली चमकी, फिर तो इससे परवाह नहीं थी।
लोगों ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, तो मुझे वाकई ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। इसने आंखें खोली। वो वापस पलट रहा था। इसने धुंधली बसारत से गर्दन मोड़कर इस शख्स को सीढ़ियां चढ़ते देखा जिससे इसकी जिंदगी का एक हिस्सा मोहब्बत करने में गुजरा था। वो ऊपर चला गया मगर हया इसी तरह सीढ़ियों को देखती रही। चंद मिनट बाद वो उतरता दिखाई दिया। इसका दस्ती बैग इसके हाथ में था। वो बिना इसकी तरफ देखे, बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। इसने इसे नहीं रोका, आवाज तक नहीं दी, दे ही नहीं सकी। आंसुओं ने हर रास्ता रोक दिया। जब वो जा रहा था, वो जाने के लिए ही तो आया था। वो जा रहा था, वो जाने के लिए ही आया था। इसने भीगा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ा। वो अब इसे तेज बारिश में सबक कदमों से लौना बार करते नजर आ रहा था। बुछाड़ इसे भगो रही थी मगर इसने इससे बचने के लिए भी सर पर कुछ नहीं ताना था। गेट के करीब पहुंचकर वो लम्हे भर को रुका और पलट कर देखा। हया का दिल डूब कर उभरा। रुखसार पर बहते आंसू मजीद तेजी से लटकने लगे। जहान ने आखिरी बार पलट कर इसे नहीं बल्कि अब ऊपर अपनी माँ के कमरे की खिड़की को देखा था। चूंकि फुफो इधर नहीं थी, सो अगले ही पल जहान ने गर्दन जरा सी ताया फुरकान के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ मोड़ी। इसकी माँ वहां थी। इसे अब भी सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। फिर वो मुड़ा और गेट खोलकर बाहर निकल गया। हया पलटने लगी, तभी इसको बाहर दरमियानी दरवाजे की ओट में कुछ गायब होता दिखाई दिया। गुलाबी और पीला आंचल, इरम का दुपट्टा, जो वो पहचानती थी। यकीनन इरम इधर आई थी और वो सब सुन चुकी होगी। इसने गहरी थकन ज़दा सी सांस अंदर को खींची। इरम किस सिलसिले में इधर आई थी वो नहीं जानती थी, ना ही ये कि जहान ने इसे देखा था या नहीं, मगर वह इतना ज़रूर जानती थी कि वह वापस जाकर तमाम रिश्तेदारों के बीच खड़े होकर सारा किस्सा मज़े से दोहराएगी। कुरान ख्वानी की तकरीब में रंग भर जाएगा। गोश्त का एक नया मौजू। लाउंज में दरवाज़ा अम्मा पूरा बंद करके नहीं गई थी, सो इसे ये ख्याल नहीं गुजरा था कि इरम ने कुछ ना सुना हो। बस चंद ही मिनट पूरे ख़ानदान को पता चल जाएगा कि हया ने जहान को गंवा दिया है। वो हया के पर्दे से तंग आकर इसे छोड़कर चला गया है। वो थके थके से अंदाज में वापस सोफे पे आ गिरी। खिड़की के साथ सब्ज सी बोतल की किरचियाँ अभी तक बिखरी थी। इसमें उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी। इसमें अभी किसी शय को भी उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो इरम ही थी और इसने वही किया जो हया ने सोचा था। फातिमा वापस आई तो सख्त मुतासिफ थी। वो सबीन फूफो की बात सुन ही नहीं रही थी, जो बार बार कह रही थी, भाभी वो इस वजह से नहीं गया, इसने मुझे बता दिया था कि वो आज चला जाएगा, इसने वैसे ही चले जाना था। फूफो को इरम से भी शिकवा था। उन्होंने इरम को हल्का सा डांट भी दिया था कि गलत बात ना करे, मगर फातिमा का अंदाज बता रहा था कि उन्हें यकीन नहीं है। इसके नज़दीक अगर कोई इस सब का जिम्मेदार था तो वो हया थी, जिसने अपनी जिद के पीछे सबको खो दिया था। जब ताया ने इसे बेइज्जत करके घर से निकाला था तब वो रोई थी, लेकिन जब जहान चला गया तो इसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। खंदक की जंग में सिर्फ बनो करीज़ा ही तो नहीं होता ना, इसमें जाड़े की सख्ती भी होती है, वो सर्दी और खुश्की जो लोगों के रवैयों में दार आती है। रिश्ते सरमहर हो जाते हैं और इसमें भूख की तंगी भी होती है, मुआशी दबाव और फिक्र भी होती है। वो अब परवाह किए बिना कान लपेटे अम्मा की सारी बातें सुनती रहती और आगे निकल जाती। ऑफिस में अलबत्ता अब रवैया ज़रा बदला था। इसकी बात सुनी जाती थी, कभी कभार तायद भी हो जाती। वो कॉरिडोर में चल कर जा रही होती या लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी होती, लोग इधर उधर होकर हट जाते, इसके लिए रास्ता छोड़ देते, इसके लिए खड़े हो जाते। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग तो इसने अगले रोज़ ही अपने ऑफिस में बुलवाया था। बैठी अपने मखसूस अंदाज में पावर सेट पर टेक लगाकर बैठते हुए इसने हाथ से सामने की कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठ गया, अलबत्ता चेहरे पर ज़रा उलझन थी। कुछ पियेंगे? काफ़ी ठीक रहेगी। श्योर। इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। एक अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी अंदर भेजे बगैर किसी चीनी के। रिजवान साहब ज़रा चौंके। रिसीवर रख कर वापस कुर्सी पर पीछे होकर बैठे और संजीदगी से इनको देखा। बेग साहब, इधर आपने कौन सी मल्टी स्टोरी पार्किंग देख ली जो आपको लगा इस ट्रेड सेंटर में ऐसे होना चाहिए? मेरा ख्याल था वह एक मुनफरिद आइडिया था जिसमें कम जगह पे एक बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती थी। आपके साथ और किसका ख्याल था ये? रिजवान साहब ने अबरू उठाई। आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं? बिना घबराए वो कदरे नगवारी से बोले। बेग साहब, आवाज़ नीची रखकर बात करें, क्योंकि आपके पार्टनर्स ने एक दो जगह बहुत फ़ख्र से आपका और अपना कारनामा बयान किया है। मैं तो फिर आपसे बंद कमरे में पूछ रही हूँ।
मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ये धमकी आप किसी और को दें। एक उम्र गुजरी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी तरह विरासत में कुर्सी नहीं मिली। वो इस्तदाई अंदाज में कहते उठे, अगर मेरा आइडिया इनको पसंद नहीं आया तो इनकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। मैंने डिज़ाइन बनाया, आपने पेश की। अगर कोई मसला था तो इस वक्त आपकी समझदारी किधर थी, जो आपने तब कुछ नहीं बताया। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। माय फुट। वो सर झटक कर तेज़ी से मोड़े और बाहर निकल गए। इसने जैसे समझते हुए सर हिलाया और फ़ोन का रिसीवर उठाया। एक नंबर डायल करके वो धीरे से बोली, इमरान साहब, पूरे ऑफिस में मोबाइल जेम्स ऑन कर दें, जैसा कि हमने पहले बात की थी, और बेग साहब के ऑफिस फ़ोन की एक लाइन मुझे ट्रांसफ़र कर दें। रिसीवर वापस रखते हुए एक तवील सांस इसके लबों से आज़ाद हुई। वो जानती थी कि इसने रिजवान बेग को उकसा दिया है। वो अब पहली कॉल इसे ही करेगी जो इनका साथी था। अखलाकी हरकत थी या गैर अखलाकी, इसे यही दुरुस्त लगा था। समंदरी बगले साहिल किनारे फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। नीला खूबसूरत बॉस्फोर आज सुबह पुरसकून था। वो हार्बर के करीब सड़क पर ड्राइव कर रहा था। इसकी तवज्जो समंदर की तरफ थी, न मौसम की जानिब। वो कदरे तशवीश के आलम में एक हाथ से मोबाइल पर नंबर मिला रहा था। जब सिलसिला मिला तो इसने फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो सफ़ीर, क्या मसला है? दूसरी जानब से आवाज़ सुनकर वो बमें सुकेड़ कर बोला था, अब्दुर्रहमान भाई, मैंने बहुत कोशिश की मगर मामला मेरे हाथ से बाहर है। मैं सफ़ीर बे, मुझे तमहीद से नफ़रत है, सीधी बात करो। वो ज़रा बेजारी से बात काट कर बोला था। कार की रफ्तार इसने कदरे आहिस्ता कर दी थी। इसके तने असाब पूरी तरह फ़ोन की तरफ मुतवज्जा थे। भाई, मैं असल में बहारे मसला कर रही है। इसने पहले हमें कहा कि वो आखिरी फ़्लाइट से जाएगी। सबके जाने के बाद इसने सबको राज़ी कर लिया कि इसी शर्त पे वो बगैर कोई शोर डाले आराम से चली जाएगी। फिर वो नहीं जा रही? इसने बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाते हुए पूछा। सिर्फ यही नहीं, इसने अपना पासपोर्ट भी जला दिया है और इसका कहना है कि जब तक आप नहीं आएंगे इसके पास वो नहीं जाएगी। बहारे आयशा और आने के जाने के बाद उस्मान शबीर के घर पे थी और वो यकीनन इसे वहीं बुला रही थी। सफ़ीर, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। बहुत अच्छे। वो ब्रह्मी से गोया हुआ। सॉरी भाई, वो नादम था। फिर आप कब आएंगे? मैं क्यों आऊँगा? इतना फारिग हूँ कि एक ज़िद्दी बच्चे की मर्ज़ी पे चला आऊँ। इसे बोलो इसने जाना है तो जाए, ना ही तो ना जाए, मुझे परवाह नहीं है। और सुनो, अब इतनी गैर अहम बातों के लिए मुझे तंग मत करना। करीबन झिड़कते हुए इसने फ़ोन बंद किया और डैशबोर्ड पे डाल दिया। मसाइल पहले कम थे, जो एक नया मसला खड़ा हो गया था। अब इसका पासपोर्ट फिर से बनवाना पड़ेगा और ये बहारे की शर्त, ज़रा एक दो काम कर ले फिर निपटेगा। वो इस टांग बराबर लड़की से नागवारी से सर झटकते हुए इसने सोचा। इसके सर के पीछे हिस्से में फिर से दर्द उठने लगा था। वह लॉन्ज में सोफे पे पैर ऊपर किए बैठी थी। इसके हाथ में वैसलीन की डब्बी थी जिसमें से वो 2 उंगलियां पे क्रीम निकाल कर एड़ियों पे मल रही थी। फातिमा और सबीन शाम की चाय पीकर अभी अभी उठी थी। इरम के ससुराल वाले आए थे, शादी की तारीख रखी जा रही थी, सो इनका वहाँ होना ज़रूरी था। हया का दिल भी नहीं चाहा कि वो वहाँ इनके साथ जाए। वो बहुत पत्थर दिल हो गई थी, या बहुत मजबूत, जो दिल पे लगने वाली चोटों को सहना सीख गई थी। दरवाज़ा होले से बजा तो इसने चौंक कर सर उठाया। सोनिया दरवाजे में खड़ी थी। भाभी आइए प्लीज़। वो खुशगवार हैरत से मुस्कुराती आई और वैसलीन की डब्बी बंद करके मेज़ पे रखी। थैंक्स सोनिया। खुशदिली से मुस्कुराती सोफे पे आ बैठी। हैया ने टिशू बॉक्स से टिशू निकाल कर हाथ पहुँचे और इसके करीब आ बैठी। सोनिया बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी मगर इसमें कदरे हिचकिचाहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर मुतज़ब्ज़ब हो। कहिए भाभी। वो बगौर से इसको देख रही थी। असल में हैया, मैं तुम्हें लेने आई थी। मैं चाहती हूँ तुम आकर अब्बा से माफ़ी मांग लो, इनकी नाराज़गी दूर कर दो और हम सब मिलकर बैठ सकेंगे। देखो आप सब इधर हैं मगर तुम्हारी कमी फिर भी महसूस हो रही है। हैया ने समझते हुए सर उठाया। ऑफिस सेट पे बैठकर जिस तरह वो मामलात का तजिया करती थी, वैसे ही इसके दिमाग ने फ़ौरन कड़ियाँ मिलानी शुरू की। सफ़र और दूसरे मुलाज़िमीन के होते भी मेहमानों की आमद पे ताई सारा काम सोनिया से करवाती थी। इसी को लम्हे भर की भी फुर्सत नहीं होती थी। सो ये तय था कि वो खुद से यानी ताई से छुप कर नहीं आई थी। मतलब इसे ताई ने ही भेजा था ताकि वो हया को झुका सकें और इनकी अना की तस्कीन हो सके। दूसरी तरफ इसको माफ़ करके ताया ताई एसार और अजमत का परचम बुलंद करेंगे। ज़बरदस्त। मैं तैयार हूँ भाभी। वो बोली तो इसका लहजा बेतासर था। मैं ताया अब्बा से इस वक्त की माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, जब मैंने इनका दिल दुखाया, जब मैंने कोई गुस्ताखी की, जब मुझसे कोई बदतमीज़ी सरजद हुई। इनसे कहिए मैं पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगने पे तैयार हूँ। वो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, मुझे झुकना चाहिए, मैं झुक जाऊँगी।
लेकिन लेकिन भाभी, ताया अब्बा ने एक शर्त रखी थी। वो लम्हे भर को रुकी। और वो शर्त ये थी कि मैं इनके घर इनके बेटों के मुंह लपेट कर बगैर दाखिल नहीं होंगी, वरना नहीं होंगी। मैं इनकी इस बात का भी मान रखूंगी। मैं हर बात की माफ़ी मांग लूंगी सिवाय अपने हिजाब के। यहाँ मैं ठीक हूँ, वो गलत हैं। मैं इसके घर में दाखिल नहीं होंगी, ये बात आप इनको बता दें। हया, सोनिया ने बेबसी से इसे देखा। अब इतना भी क्या पर्दा। देखो, इस दिन डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे, प्लीज़ भाभी, कोई मेरे हक में बात करे या खिलाफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी लड़कियां सिर्फ स्काफ लेती हैं, चेहरा नहीं ढकती, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से इतना ही वादा किया होता है। सो जितना वो करती हैं इस पर कायम रहती हैं, इससे नीचे नहीं जाती। मैंने भी एक वादा किया था कि जो हुक्म सुन लूँगी और इस पर और दिल खुल जाएगा अपना लूँगी। अब मेरा दिल नकाब के लिए खुल चुका है, प्लीज़ मुझे निभाने दें। और बात करने के साथ साथ एड़ी पे लगाई चिकनाई को उंगलियों से मल भी रही थी। ज़रा सी सख्त पड़ी एड़ी इसकी पूरी खुरदरी महसूस हो रही थी। देखो, तुम्हारी बात ठीक है, मगर हया, तुम जानती हो पूरा ख़ानदान बातें बना रहा है कि जहान तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा गया है कि तुमने अपनी दकियानुसी जिद नहीं छोड़ी। भाभी, जब इरम ने ये बात सरेआम कही थी तब फूफो ने बताया था कि वो सिर्फ अपनी छुट्टी ख़त्म होने पे वापस गया है, मगर लोगों ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने इरम की बात पे यकीन किया। लोग इसी बात पे यकीन करते हैं जिस पे वो यकीन करना चाहते हैं। और अगर जहान ने तुम्हें वाकई इस बात पे छोड़ा तो हो, तब तुम क्या करोगी? वो जैसे बहुत फुर्सत से इसे समझाने लगी थी। भाभी, ये मेरा मसला है जिसे हम हैंडल कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीक तुर्की जा रही हूँ, बात कर लूँगी इससे। पूरे ख़ानदान को इस बात की इतनी फ़िक्र क्यों है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। बात करने के साथ साथ इसकी उंगलियाँ एड़ी का मसाज बदस्तूर कर रही थी। मगर हया, तुम ये भी तो देखो कि वो कज़न्स पर्दा कौन करता है। मेरी एक फ्रेंड का ताल्लुक बहुत सख्त किस्म की पठान फैमिली से है, मगर इनके यहाँ भी कज़न से चेहरे का पर्दा नहीं किया जाता। ठीक है, वो सब इस्लाम का हिस्सा है, मगर अब इन सब दकियानूसी समझा जाता है। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। इसने बहुत दुख से सोनिया को देखा। अगर मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने होते तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी आप यही बात कह सकती? सोनिया एकदम बिल्कुल चुप हो गई। बताएं ना भाभी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपसे पूछा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों की सपोर्ट करती या अपने सास ससुर को? सोनिया ने लब खोले मगर कुछ कह नहीं सकी। इसके पास सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। हया ने डब्बी से ज़रा सी मज़ीद वैसलीन निकाली और दूसरी एड़ी पर धीरे धीरे रगड़ते हुए बोली, क्या आप जानती हैं कि दावर बाई पहले मुझसे शादी करना चाहते थे? सोनिया की आंखें हैरत से ज़रा खोली। धीरे से इसने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल ऐसे जैसे फ़र्क कुछ अरसे पहले तक मुझसे शादी के लिए ताई अम्मा को तंग कर रहा था, वैसे ही दावर बाई ने भी बहुत इसरार किया था। ये बात मैंने ताई के मुंह से आपकी शादी से 2 रोज़ कबल सुनी थी। जानती हैं दावर बाई ऐसा क्यों चाहते थे? वो कुछ नहीं बोली। वो बस बिना पलक झपके शौक के आलम में इसे देख रही थी। क्योंकि मैं हमेशा बहुत तैयार रहा करती थी, अब भी रहती हूँ। मेरे कपड़े, जूते, बाल, नाखन, हर चीज़ में आज भी इतनी ही तराश खराश रखती हूँ जितना पहले रखती थी। बस फ़र्क इतना है कि अब मैं बाहर निकलते हुए खुद को ढक लेती हूँ। जानती हैं इससे क्या होता है? बस इतना कि दूसरों औरतों के शौहर मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होते और यूँ अपनी बीवी से नाखुश होने की कोई वजह नहीं रहती इनके पास। एड़ी में सारी चिकनाई जज़ब हो चुकी थी। वो अब भी पहले की तरह खुरदरी थी, मगर वो जानती थी कि ये चिकनाई एकदम से असर नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता खुरदरेपन को नरम करेगी और यूँ फटी हुई जिल्द वैसी ही हो जाएगी जैसी कि इसे होना चाहिए। क्या आप अब भी मुझे गलत समझती हैं? टिश्यू से हाथ से पोंछते हुए इसने बहुत इत्मीनान से पूछा। वो जो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। हया ने दूर तक सोनिया को जाते देखा और फिर अपनी फटी एड़ी को। आहिस्ता आहिस्ता ये नरम पड़ जाएगी, वो जानती थी। कुछ चीज़ें काफ़ी वक़्त लिया करती हैं। इस दिन इसने सिर्फ इतनी गलती हुई कि वह बगैर बताए ज़ारा से मिलने चली आई थी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था। वैसे भी बाकर साहब को अपनी आज सिरे 9 तश्कील देकर निगरान बना चुकी थी। अब इसी हफ्ते वापस तुर्की जाकर क्लियरेंस करवानी थी। इन्हीं सोचों में गलता हुआ इसके घर आई। ज़ारा अंदर कमरे में है, फारीना वगैरह आई हुई हैं, तुम अंदर चली जाओ। ज़ारा की मम्मी से दरवाजे से ही मिल गई। वो कहीं जाने के लिए निकल रही थी। खुश अखलाकी से बताकर वो बाहर निकल गई। वो सर हिलाकर अंदर आ गई।
ज़ारा का कमरा कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर था। घर में खामोशी थी, कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। फरीना और मिशाल की आवाज़ें, इसकी क्लास फेलोज और फ्रेंड्स यकीनन वो अच्छे वक्त पे आई थी। इसने इनसे भी मिल लेगी, यही सोचकर वो चंद कदम आगे आई, मगर इससे पहले कि वह मानूसियत पैदा करने के लिए आवाज़ देती, अध खुले दरवाजे से आती आवाज़ों ने इसे रोक दिया। हया को मत बुलाना प्लीज़, बेजारी से बोलती वो ज़ारा थी। बेख्तियार पीछे हटती, दीवार से जा लगी। सांस रोके वो अब इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। क्या यार, इकट्ठे हो जाएंगे तो मज़ा आएगा ना। फरीना को ज़रा हैरत हुई। तुम इसे मिली नहीं हो ना, तुर्की से वापसी इसके लिए कह रही हो, वरना वो इतनी बोर हो गई है कोई हद नहीं। तुम्हें पता है इसने बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। आई मीन रियल वाला बुर्का। वो रियल पे जोर देकर जैसे बेयकीनी का इजहार कर रही थी। बुर्का? डोंट टेल मी ज़ारा। हाँ, मैंने इसे बोला तुम तुर्की से आई हो या उम्रे से। ये झूठ था, ज़ारा ने कभी ऐसे नहीं कहा था। वो दम साधे सुने गई। मैं इसका वो काला तालिबान वाला बुर्का दो स्टैंड नहीं कर सकती। प्लीज़ इसे कॉल मत करना, इसे देखकर मेरा दम घुटता है। पता नहीं इसका अपना क्या हाल होता होगा। खैर हया, मैं जितना जानती हूँ इस लिहाज से इसने बुर्का भी डिज़ाइनर लिया होगा, ब्रांड बुर्का। शायद फैशन कर रही हो। अब मज़ीद खड़े होना खुद को जलील करना था। वह बिना चाप पैदा किए वापस पलट गई। बाहर गेट कीपर के करीब वो रुकी थी। ज़ारा को बता देना कि मैं आई थी मगर जा रही हूँ। वजह पूछे तो कहना कि नहीं मालूम। सख्ती से दो टोक अंदाज में कहकर वो बाहर कार की तरफ बढ़ गई। चलो और कहीं दूर ले जाओ, मैं ज़रा दूर जाना चाहती हूँ। पिछली सीट पर बैठे हुए इसने थके थके से अंदाज में ड्राइवर से कहा, जिसने सर हिलाकर कार स्टार्ट कर दी। इसने सर सीट के पुश से टिकाकर आंखें मूंद लीं। गर्दन के पिछले हिस्से और कंधों पे अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था, जैसे अब असाब थकान का शिकार हो रही हूँ। वो इंसान ही थी, इसकी कुव्वत बर्दाश्त और असाब की मजबूती की भी एक हद थी। इससे ज़्यादा प्रेशर वो नहीं ले सकती थी। हर दरवाजे से ददकारे जाना, हर जगह से ठकराए जाना, हर दोस्त का छूट जाना, क्या मुश्किलात की कोई हद थी। सब्र सब्र सब्र। इंसान कितना सब्र करे। एक नकाब ही तो करना शुरू किया था इसने। एकदम से इतने चीज़ों से नकाब कैसे उतर गए। ड्राइवर बेमकसद सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। बहुत देर बाद जब इसका सर दर्द से फटने लगा तो इसने घर चलने का कहा। अब्बा कमरे में थे। आज टेक लगाकर बैठे, ऐनक लगाए अखबार पढ़ रहे थे। इसने दरवाजे के दर्द से उन्हें देखा। एक थकी थकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पे बिखर गई। फिर वो उन्हें बिना तंग किए अपने कमरे में चली आई। ज़ारा की बातों ने इतना डिस्टर्ब किया था कि वो रात का खाना भी नहीं खा सकी। फातिमा ने पूछा, इनका रवैया ज़रा बेहतर था। आखिर माँ थी, मगर इसने भूख न लगने का बहाना कर दिया और ऊपर छत पे चली आई। कैन का झूला वीरान पड़ा था। वो इस पे आ बैठी तो धीरे से बहुत सी यादें सामने दीवार से लगे अब्बा के गमलों के सामने ऊपर साइन बनकर नाचने लगी। आज चांद की रोशनी काफ़ी तेज़ थी। पौधों के पत्ते चमक रहे थे। इसे सबांजी में जेल के किनारे पे छाई चांदनी को तह आई थी, और चांदनी के मुजस्मे इस जगह बैठा वो शख्स जो खामोशी से इसकी कहानी सुने गया था मगर अपनी नहीं सुनाई थी। वापस जाकर फ़ोन भी नहीं किया था। वो था ही ऐसा, फिर भी इसने से उम्मीद वाबस्ता कर लेती थी। पागल थी वो। बहुत देर बाद झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देखती रही। अब बीमार पड़े तो मुलाजमों ने भी इनका ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो मंडेर के सामने वाली दीवार के साथ रखे थे। इनके मंडेर के दरमियान करीबन 4 गज का चौड़ा सहन था। वो छत का पिछला हिस्सा था, टेरेस दूसरी तरफ था। वो अब टेरेस पे नहीं बैठती थी कि वहाँ बेपर्दगी होती थी। सामने घरों में नज़र आता था। अल्लाह अल्लाह, फिर पर्दा। इसने बददिली से सर झटका नहीं। वो अपने पर्दे से तंग नहीं पड़ रही थी, मगर फिर वो बेजारी क्यों महसूस कर रही थी। अपनी सोचों से उकताकर वो एकदम खड़ी हुई और अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर फिर रुक गई। गमलों और मंडेर के दरमियान कुछ था, कुछ चमका था। कौन? वो ज़रा चौकन्नी होकर पीछे हुई। कोई है वहाँ। हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। फिर शायद इसका वहम हो। इसने सर झटक कर कदम अंदर की जानब बढ़ाने चाहे, मगर लम्हे भर को फिर कुछ चमका। कौन है? वो बिल्कुल साकन खड़ी, पलके सुकेड़े इस जगह को देखे गई। इसे डर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। इसने खुद को बताने की कोशिश की, मगर फितरी खौफ ने इसे छुआ था। फिर वो कुछ सोचकर आगे बढ़ी। गमलों की कतार के साथ चलती वो आखिरी गमले तक पहुंची, जिसमें लगा मिनी प्लांट डंडी की मदद से करीबन 6 फीट ऊंचा खड़ा था। वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर कुछ था।
किसी एहसास के तहत वह ज़रा सी आगे हुई और फिर एकदम रुक गई। खुदाया, वो जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे हुई और फिर बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से गर्दन ऊंची करके देखा। ऊंचे मिनी प्लांट से लेकर छत की मंडेर तक एक अनदेखी दीवार सी बनी थी, मकड़ी के जाले की दीवार, जैसे किसी बैडमिंटन कोर्ट में जालीदार नेट लगा हो। वो 6 फुट ऊंचा और बेहद लंबा सा जाला बेहद खूबसूरत और सहरंगेज था। इसके ताने बाने बहुत नफासत से बुने थे। वो कि वह बहुत पतला था, फिर भी चांद की रोशनी किसी खास जाविये से पड़ती तो दनक के सातों रंग चमकते। वो इसे तहैयर से देखती उल्टे कदमों पीछे आई। अगले ही पल वो अंदर सीढ़ियों के दहाने पे गुस्से से नूरबानो को पुकार रही थी। जी जी बाजी आई। नूरबानो, जो किचन में खाने के बर्तन समेट रही थी, भागती हुई बाहर आई। जाओ, कोई झाड़ू लेकर आओ, इतने जाले लगे हैं छत पे, तुम सफाई क्यों नहीं करते ठीक से? पता नहीं इसे किस बात पे ज्यादा गुस्सा था। इसके तेवर देखकर नूरबानो भागती हुई लंबी वाली झाड़ू ले आई थी। इतना बड़ा जाला जहाँ बना ही कैसे? जब नूरबानो इसके साथ बाहर छत पर आई तो वह हैरत और अचंभे से जैसे खुद से बोली थी, हया बाजी, देखे ना, यहाँ की सफाई जिम्मेदारी नसरीन की है। वो रोज छत साफ नहीं करती। मुझे तो लगता है काफी दिन से इधर से कोई गुजरी भी नहीं है। गुजरी होती तो जाला ना बनता। ये मकड़ियाँ जाले इधर ही बनाती हैं जहाँ कुछ अरसा कुछ गुजर ना हो, चाहे बंदा चाहे झाड़ू। जितने उतार लो जाले, पर कुछ दिन रोज बाद बुन लेती हैं। सदा की कामचोर है नसरीन, जरा सा काम नहीं होता। ये जाला देखने में कितना बड़ा था जी, मगर झाड़ू एक दफा मारी तो उतर गया। इतनी सी बात थी। नूरबानो झाड़ू हवा में ऊपर नीचे मारती जल्दी जल्दी वजाहतें दे रही थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो दुरुस्त कह रही थी, वहां से काफी दिनों से कोई नहीं गुजरा था। वो भी इधर आती तो झूले पे बैठकर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती। इसलिए तो जाला बना था, इसलिए तो जाले बनते हैं। इसके दिल में भी बन गए थे। अब इसे इनको साफ करना था। कैसे? लम्हे भर के बाद इसके दिल ने इसे जवाब दे दिया था। इसे अब सुबह का इंतज़ार था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वैसी ही खूबसूरत और पुरसकून थी जैसी वो छोड़ कर गई थी। लहलहाता सब्जा कुशादा सड़कें और कैंप्स के सुर्ख ईंटें वाले ब्लॉक्स। कैंप्स में रश बहुत कम था। वो बिना कुछ देखे सीधी डॉक्टर इब्राहिम हसन के ऑफिस में आई थी। खुशकिस्मती से इनका नंबर मिल गया था, और चूंकि वो इनकी एक अच्छी स्टूडेंट थी इसलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। इजाज़त मिलने पर इनके ऑफिस में दाखिल होते हुए वो बोली। वह मुअम्मर मगर पुरवकार से उस्ताद थे। मुस्कुराते हुए इसके लिए उठे और वालेकुम अस्सलाम कहते हुए सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं कुछ परेशान थी, सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, शायद कोई हल निकल आए। कुर्सी खींचते हुए इसने वही बात दोहराई जो फ़ोन पे कही थी। अपने स्याह अबाया और नफासत से किए गए निकाब में वो बहुत थकी थकी लग रही थी। श्योर, आप बताइए, और चाय लेंगी या? नहीं नहीं सर, प्लीज़ कुछ भी नहीं, बस मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे एक सामिया चाहिए। उन्होंने समझ कर सारा लाया। वो मुंतजिर थे। हया एक गहरी सांस लेकर टेक लगाकर बैठी, कोहनियाँ कुर्सी की हथी पे रखे, हथेलियाँ मिलाए वो प्लेटिनम की अंगूठी उंगली में घुमाते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ कि एक मुसलमान का बेहतरीन साथी कुरान होता है और इसे अपनी तमाम कैंसलेशन अल्लाह ताला से लेनी चाहिए। अपना मसला सिर्फ अल्लाह के सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर यही काफ़ी होता तो अल्लाह ताला सूरह असर में ये ना फरमाता कि इंसान खसारे में है, सिवाय इनके जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। सर, ये जो असोब सब्र होता है, ये बंदे को बंदे ही से चाहिए होता है, खसूसन तब जब दिल में मकड़ी के जाले बन जाएं। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। कुर्सी पे कदरे आगे होकर बैठे हुए बहुत तवज्जो से इसे सुन रहे थे। आप मुझे जानते हैं, आपको मालूम है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरे लिए दिन कभी भी लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं रहा था। फिर भी मैं एक बुरी लड़की कभी नहीं थी। हर इंसान अपनी कहानी खुद सुनाते हुए खुद को मार्जन दे दिया करता है। शायद मैं भी दे रही हूँ। फिर भी बेशक हिजाब नहीं लेती थी, मगर मैं लड़कों से बात नहीं करती थी। मेरी किसी लड़के से खुफिया दोस्ती नहीं थी। मैं दुकानदार से पैसे पकड़ते हुए भी एहतियात करती थी कि हाथ न छुए। मेरा निकाह बचपन में हुआ था और मैं इतनी वफादार थी कि अगर कभी किसी लड़के से यूं मिली तो इस निकाह को बचाने के लिए, वो कह रही थी, और हर लफ्ज़ से तकलीफ़ अयान थी। दिल में चुभे कांटे इतनी अजियत नहीं देते जितना इनको नोच कर निकालने का अमल अजियत देता है।
फिर मैं बाहर चली गई। वहाँ भी दीन मेरे लिए बस इतना ही था कि मिलाद अटेंड कर लिया और टॉप कैपी में तबरकात देख कर सर डांप लिया, बस सवाब मिल गया। फिर जो चाहे करो। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी इज्जत नहीं है। मैंने खुद को बेइज्जत और रुसवा होते देखा। मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं थी, फिर भी मैं रुसवा हो जाती थी। तब मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है। फिर अल्लाह ने मुझे 2 तरह के अजाब चखाए, रूहानी और जिस्मानी। पहले मैंने मौत देखी, न मौत के बाद जहन्नम। दर्द से इसने आंखें मीच ली। भड़कता अलाव, दुखते अंगारे, सब कुछ सामने ही था। मेरी जिल्द पर आज भी वो ज़ख्म ताज़ा हैं जो इस भयानक हादसे ने मुझे दिया। और तब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिलती, इसके लिए दिल मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने दिल मारा ताकि मेरी आंख में और दिल में और वजूद में नूर दाखिल हो जाए। और मैंने वो सब करना चाहा जो अल्लाह ताला चाहता है और मैं करूं। मगर तब मुझे किसी ने कहा था कि कुरान की पहेलियां ज़्यादा दिलचस्प होती हैं, और ये कि अहज़ाब में आयत हजाब उतरना भी एक पहेली है। इसने इस पहेली को यूं हल किया कि हजाब लेना खंदक की जंग को दावत देने के मुतरादिफ है, जहाँ किसी अहद में बंदे बनो क्रेज़ा साथ छोड़ जाते हैं, जहाँ जाड़े की सख्ती और भूख की तंगी होती है। और फिर इसने खुद को इसी खंदक में पाया। अब जबकि मैं दूसरे लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहती, तो लोग मुझे इस पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे सगे ताया मेरी अपनी बेटी को सारी उम्र स्काफ करवाते आए हैं, वहीं इसके खिलाफ हो गए हैं। मैं कैसे इस दिल की वीरानी पे काबू पाऊँ जो मेरे अंदर उतर आई है? मैं कैसे इन जालों को साफ करूँ? बहुत बेबसी और शिकस्तगी से कहते इसने अपना सवाल इनके सामने रखा। दिल जैसे एक गुब्बारे से साफ हुआ हो, एक बोझ सा कंधों से उतरा था। मैं जहाँ तक आपकी बात समझ सका हूँ, बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में उन्होंने कहना शुरू किया, तो आपके दिल में मकड़ी के जाले इसलिए बन रहे हैं कि आप लोगों के इन रवैयों को दायमी समझ रही हैं। देखें कुरान क्या कहता है। एक सूरा है जिसका नाम अनकबूत यानी मकड़ी है। इसमें यही लिखा है ना कि जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बनाता है, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है जो अपना घर बनती है, और बेशक घर में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। तो बेटा, ये जो कारसाज बनाता है ना, ये सिर्फ किसी इंसान को खुदा के बराबर समझना नहीं होता, बल्कि किसी को ज़ोरावर तस्लीम करना और इसके रवैये को खुद पे तारी कर लेना भी होता है। आपने अपने हिजाब के लिए बहुत फ़ाइट की, यही तो औरत का जहाद होता है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रगल। मगर आहिस्ता आहिस्ता फितरी तौर पर आपने ये समझ लिया कि लोगों का रवैया हमेशा यही रहेगा। आपको लगता है वो बदलेंगे? नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे ताया कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। आप इनको नहीं जानते। आपके ताया का मसला पता क्या है हया? बहुत से लोगों की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी को स्काफ अल्लाह की रज़ा के लिए करवाया होगा। उन्होंने हिजाब के लिए स्टैंड लिया होगा जैसे आज आप ले रही हो, और हिजाब के लिए हर स्टैंड लेने वाले को आजमाया जाता है। आपको तंज ताने के नशरों से आजमाया गया, क्योंकि यही आपकी कमज़ोरी है कि आप किसी की टेढ़ी बात ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपके ताया को तारीफ, सताइश और वाह वाह से आजमाया गया। उन्होंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, ये बात इनसे लोगों ने कही होगी। और यूँ इनका काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू हुआ था, इस पे तकब्बर और खुद पसंदी शामिल हो गई। वो बिल्कुल यकटक इनको देखे जा रही थी। इसने कभी इस नहज पे सोचा भी नहीं था। अब इस खुद पसंदी में वो इतने रासिख हो गए हैं कि अब अपनी हर बात इनको दुरुस्त लगती है। यहाँ हर शख्स ने अपना दीन बना रखा है, असूलों का एक सेट है, स्टैंडर्ड्स जिससे आगे पीछे होने को वो तैयार नहीं। आपके ताया का भी अपना दीन है जो इस तक अमल करे। मसलन सिर्फ स्काफ ले और इसको वो सराहेंगे, मगर जो इससे आगे बढ़े, शरई हिजाब शुरू करे, मसलन इनके बेटे दामाद से पर्दा करने लगे, इसने इनके दीन से आगे निकलने की कोशिश की, नतीजतन वो इनके अताब का शिकार हुआ। इसने धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो जो इसे लगता था कि ताया इसकी मुखालफत में दीन के दुश्मन हो गए हैं, वो गलत थी। वो ये सब दीन और सही काम समझकर कर रहे थे। मगर अब इस सब का अंजाम क्या होगा? ये सब किधर ख़त्म होगा? अना अपनी नेकी पे तकब्बर की ये जंग क्या बनेगा इसका? इसकी बात पे वो धीरे से मुस्कुराए। हया, अभी आपने अहज़ाब की पहेली की बात की, इसे आपने हजाब से तशबीह दी।
मैंने नहीं, मेरी दोस्त ने, इसने फौरन तस्दीक की। दोस्त? आपकी दोस्त ने ये कहा? खंदक, बनु क़ुरैज़ा, भूख और जाड़ा, ये सब की हिजाब से तशबीह दी जा सकती है, मगर फिर भी आप एक आखिरी चीज़ मिस कर गई हैं। क्या? वो चौंकी। क्या आयशा कुछ मिस कर गई थी? आपने हिसाब की पहेली अभी मुकम्मल हल नहीं की, आप बस एक चीज़ नहीं देख रही, वो जो इस पहेली की असल है, इसकी बुनियाद है, एक चीज़ जो आप भूल गई हैं। क्या सर? वो आगे होकर बैठी। अगर मैं आपको बताऊं या समझाऊं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको खुद सोचने से होगा। कुरान की पहेलियां खुद हल करनी पड़ती हैं। खुद सोचें, खुद ढूंढें, आपको अपने मसले का सीधा सीधा हल नज़र आ जाएगा। इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। अब इसे पहेलियां बूझना अच्छा लगता था। ठीक है, मैं खुद सोचूंगी, मगर सर लोग मुझे दकियानूसी कहते हैं तो मेरा दिल दुखता है। मैं अपने दिल का क्या करूं? वो एक एक करके दिल में चुभे सारे कांटे बाहर निकाल रही थी। अजियत ही अजियत थी। दकियानूसी क्या होता है हया? इसने जवाब देने के लिए लब खोले। वो कहना चाहती थी कि पुराना, बैकवर्ड, पेंडू, मगर रुक गई। अहले इल्म के सवालात का जवाब किसी और तरीके से देना चाहिए। आप बताएं सर, क्या होता है? डॉक्टर हसन ज़रा सा मुस्कुराए। इस हाबे कहफ का हिस्सा तो सुना होगा आपने, जिस बादशाह के जुल्म व जबर से और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से रोके जाने पर उन्होंने अपने घर बार छोड़कर गार में पनाह ली थी। इस बादशाह का नाम दकियानोस था। दकियानोस का तरीका अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से रोकना था। सो अल्लाह ताला की अतायत की कोई भी चीज़ दकियानोस कैसे हो सकती है? वो लम्हे भर को बिल्कुल चुप हो गई। मैं तो ये समझ जाऊं, मगर इनको कैसे समझाऊं? मैंने अपनी माँ से 1 घंटा बहस की, मगर वो नहीं समझी। आपकी उम्र कितनी होगी? 23 साल की होने वाली हूँ, इसने बिना हैरान हुए तहम्मुल से कहा। आपको 12-13 साल की उम्र से स्काफ ले लेना चाहिए था, मगर आपने 22-23 साल की उम्र में ले लिया। जो बात 10 साल एक दोस्त की मौत और एक भयानक हादसे के बाद आपकी समझ में आई, आप दूसरों से कैसे तवक्का करती हैं कि वो 1 घंटे की बहस से समझ लें? वह बहुत नरमी से इसे पूछ रहे थे। तो क्या इनको भी मेरा मौक़िफ़ समझने में 10 साल लगेंगे? इससे भी ज़्यादा लग सकता है, और कम भी, मगर आप उन्हें इसका वक्त तो दें। कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं हया, मगर इंसान कितना सब्र करे सर? कब तक सब्र करे? वो इज़्तिराब और टूटे हुए लहजे में बोली। जब ज़ख्म पे ताज़ा ताज़ा दवा का कितरा गिरता है तो ऐसी ही जलन और तकलीफ़ होती है मेरे बच्चे। सब्र की एक शर्त होती है, ये सिर्फ इसी मुसीबत पे किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। जहाँ आप अपने दीन के लिए लड़ सकती हैं वह लड़ें, वहाँ खामोश ना रहें। आपसे आयत हजाब में अल्लाह ताला ने क्या वादा किया है? यही कि आप अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लें ताकि पहचान ली जाएं। ये जो पहचान ली जाए है ना, अरबी में उर्फ को कहते हैं। इसका मतलब है ताकि आप इज्जत से जानी जाएं। आप अपना वादा निभा रही हैं तो अल्लाह ताला से क्या तवक्को करती हैं? वो आपको इज्जत देने और अजियत से बचाने का वादा नहीं निभाएगा क्या? मरहम लगने के बावजूद जख्म दर्द कर रहे थे। इसके गले में आंसुओं का गोला बनता गया। मगर कब सर? क्या मैं तब्दीली देखूंगी? इसकी आवाज़ में नमी थी। मजदूर को उजरत मजदूरी शुरू करते ही नहीं मिलती है, या बल्कि जब मतलूबा काम ले लिया जाता है तब मिलती है। शाम डले मगर काम ख़त्म होते ही मिल जाती है, इसके पसीने के खुश होने का इंतज़ार किए बगैर। अभी आपने कहा था कि अल्लाह ताला की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिल सकती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला के रास्ते में थकना पड़ता है, फिर ही उजरत मिलती है। फ़ोन की घंटी बजी तो वो रुके और रिसीवर उठाया। चंद सानिये को अरबी में बात करते रहे, फिर रिसीवर रख दिया। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप बैठें। सॉरी, मैं आपको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि उन्होंने साइड टेबल पर रखा शीशे का जार इसके सामने मेज़ पर रखा, जो गुलाबी रैपर्स वाली कैंडीज से भरा था। इट्स ओके सर, वो खफीफ सी हो गई। 2 हफ्ते कबल हम तुर्की गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस थी। इस सिलसिले में ये मैं क्या कपादिया से लाया था। आपको तुर्की पसंद है? सो ये भी अच्छी लगेगी। मैं भी आता हूँ। वो मुस्कुराकर बताते चंद किताबें उठाए जिनमें सरफरेस्त हॉली बाइबल थी, बाहर निकल गए। इसने भीगी आंखें रगड़ी और फिर मुस्कुराकर जार खोला। अंदर हाथ डालकर 2 कैंडीज निकाली। गुलाबी रैपर उतार कर कैंडी मुंह में रखी, फिर रैपर को उलट पलट कर देखा।
इस पे कोई अजीबो-गरीब सा गार बना था। जो भी था इसने दूसरी कैंडी और रैपर में डाल दिए। तुर्की से मुतल्लिका हर चीज़ इसे बहुत प्यारी थी। कैंडी को अपने मुंह में महसूस करते इसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा, जहां से अभी अभी सर बाहर गए थे। कुछ लोग सिर्फ दिन की वजह से आपके कितने करीब आ जाते हैं ना। सुबह ऑफिस जाने से कबल वो डाइनिंग टेबल पर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। कल से इसका दिल इतना पुरसकून था कि कोई हद नहीं। कभी कभी इंसान का अपना बोझ बांट लेना चाहिए, मगर सही बंदे के साथ और सही वक्त पे। नूर बानो फातिमा करीब ही किचन में खड़ी नूर बानो को हदायत दे रही थी। आबदा भाभी और सहरश दोपहर के खाने पे यहाँ होंगी तो तुम लंच की तैयारी भी शुरू कर दो। यूं करना के जूस का गिलास लबों से लगाते हुए वो ठहर गई। ये आबदा चाची और सहरश के चक्कर इनके घर बहुत बढ़ गए थे। परसों ही तो वो आई थी और फूफो के लिए एक बहुत कीमती जोड़ा भी लाई थी। आज फिर आ रही थी, क्यों भला? अम्मा कुर्सी से उठकर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए इसने फातिमा को आते देखा तो पुकार लिया, चाची क्यों आ रही हैं अब्बास मिलने? नहीं, तुम्हारी फूफो के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हैं। सहरश के कॉलेज में कोई फंक्शन है, इसे आयरिस जर्द की दुल्हन बनना है। वो इसके लिए कोई ख़ास ड्रेस बनवाना चाहती हैं। सबीन को तजर्बा है ना कपड़ों का वगैरह का, इसलिए। अच्छा, वो अचंभे से अबाया पहनने लगी। पहले तो सहरश किसी से मशवरे नहीं लेती थी, अब क्यों? और फूफो ही क्यों? या फिर वो जहान सिकंदर बनती जा रही थी? हर एक पे शक करना। उफ! वो नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध कर बाहर निकली। खैर जो भी है, इसे आते देखकर ड्राइवर ने फौरन पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठने लगी थी कि हया इरम की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो बैठे बैठे रुकी और हैरत से पलटी। इरम सामने ही खड़ी थी, सर पे दुपट्टा लिया, आंखों तले हल्के, चेहरे पे संजीदगी। इरम? इसे हैरत हुई। इरम चलती हुई इसके सामने आई। बात करनी है तुमसे। फिर इसने ड्राइवर को देखा। तुम बाहर जाओ। वो जैसे इसी जगह पे बात करना चाहती थी। ड्राइवर फौरन ताबेदारी से वहां से हट गया। बताओ क्या बात है? इसने नरमी से पूछा। इरम चंद लम्हे से संजीदगी से देखती रही, फिर धीरे से बोली, इस रोज़ मैंने जो सुना वो वहाँ जाकर बता दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पे गुस्सा था, क्योंकि तुमने भी मेरा पर्दा नहीं रखा था। इरम, अगर तुम ना भी बताती तो मुझसे कोई पूछता वो क्यों गया है तो मैं खुद ही बता देती। जहाँ तक बात है मेरी, मुझे ताया ने रात के 3 बजे फ़ोन करके पूछा था कि मेरे पास कोई दूसरा नंबर है या नहीं। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं भी तुम पे भरोसा करती कि मुझे फंसाओगी नहीं। वो गाड़ी के खुले दरवाजे के साथ ही खड़ी बहुत सुकून से कह रही थी। इरम चंद लम्हे लब काटती रही, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मगर मैंने इस दिन ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी फॉर डैट। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हया ने बगौर इसे देखा। वो नादम थी या इसके पीछे कोई और मकसद था? अलबत्ता इसका दिल पिसेजने लगा था। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ा है ना। इसी वक्त से आबदा चाची फूफो के पीछे पड़ी हैं। इसी वक्त से आप पड़ी। तुम्हारा पता साफ हो और वो जहान के लिए सहरश की बात चला सके। क्या? वो चौंकी। इसकी आंखों में हैरत उभरी। हाँ, इसीलिए तो रोज़ ही फूफो के पास आकर बैठी होती है। क्या तुम नहीं जानती? अब के इरम को हैरत हुई। हया ने बमुश्किल शाने उचकाए। जो भी है, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। अलबत्ता इसका दिल उथल पुथल हो रहा था। मगर खैर। इरम ने गहरी सांस ली, लम्हे भर को खामोश रही, फिर बोली, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? मुझे कॉल करनी है बस। इसका नतीजा मुल्तजी नहीं हुआ बल्कि हमवार रहा। बस मुझे इस किस्से को ख़त्म करना है, बस इसे खुदा हाफिज़ कहना है। तो ये बात थी। हया ने गहरी सांस अंदर को खींची। इरम ने जैसे भी फ़ोन करना है वो इसे लैंडलाइन या किसी भी तरह माँ भाभी की किसी भी फ़ोन से कर सकती थी, मगर गालिबन वो पहले पकड़ी गई होगी या फिर सख्ती बढ़ गई थी, तब ही वो ख़तरा मोल नहीं लेती थी। ठीक है, मगर बेहतर है तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल मत करो। इलाही बख्श, इसने दूर खड़े ड्राइवर को आवाज़ दी। वो फ़ौरन हाथ बांधे इनके पास आया। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ 1 मिनट के लिए? जी जी। इसने फ़ौरन अपना मोबाइल पेश किया और दूर चला गया। लो। हया ने मोबाइल इसके इरम की तरफ बढ़ाया। इरम ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन थामा और तेज़ी से नंबर मिलाने लगी। वो गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद किया। बाहर इरम जल्दी जल्दी फ़ोन पे धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। इसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ना इसने सुनने की कोशिश की। 1 मिनट बाद ही इरम ने फ़ोन बंद कर दिया। हया ने बटन दबाया, शीशा नीचे किया। थैंक यू हया, मामूनत से कहते हुए इसने फ़ोन हया को थमाया। मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से वापस मुड़ी। जब वो दरमियानी दरवाज़ा पार कर गई तो हया ने मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। इसने
डायल काल में से काल मिटा दी थी, मगर ये नोकिया वो मॉडल था जिसमें एक काल लॉग अलग से मौजूद था। हया ने इसे खोला, वहाँ नंबर महफूज था। इसने वो नंबर अपने मोबाइल में उतारा और महफूज कर लिया। इलाही बख्श, अब वो दूर खड़े इलाही बख्श को वापस आने के लिए कह रही थी। कभी अगर इरम ने इसे फंसाने की कोशिश की तो इसके पास सबूत भी था और मौका का गवाह भी। इलाही बख्श को आते देखकर इसने सोचा था, ज़ीशान साहब के ऑफिस ले चलो जहां इस दिन गए थे। फ़ोन आगे को होकर इसे थमाते हुए इसने इलाही बख्श को हदायत दी, और इरम बीबी ने तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया है, ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। जी मैम, इसने इस बात में सर हिलाते हुए स्टेरन संभाल लिया। ज़ीशान अंकल ऑफिस में नहीं थे, इनकी सेक्रेटरी फिर भी इसे ऑफिस में लेगी, हालांकि रिजा अंदर थी। आप बैठ जाइए सर, अभी आते होंगे। जाते हुए उनकी सेक्रेटरी ने ऊपर से नीचे तक अजीब सी नज़र इस पे डाली। वो बिना असर लिए काउच पे बैठ गई। इसकी अबाया को बहुत सी जगहों पे इसी तरह देखा जाता था, मगर जब दूसरे गलत होकर इतने पुरएतमाद होते ना, वो दुरुस्त होकर भी क्यों पुरएतमाद ना हो। और वो भी कितनी पागल थी जो टाली और इसके बातों को दिल से लगा लेती थी। टाली बेचारी ने चांद एक बार फिक्रे उछालने के सिवा कहा ही क्या था। वो तो अहले मक्का थी, इससे क्या गिला। असला जियत देने वाले तो बनो क्रेजा होते हैं, मगर ये जंग वही जीतना है जो हार नहीं मानता, और फिर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद ना हार मान ले। इसी लम्हे डीजे इसे बहुत याद आई थी। ध्यान हटाने के लिए इसने सर झटका तो ख्याल आया, रिजा इस लंबे से काउच के दूसरे सिरे पर बैठी थी, चेहरा अखबार पे इतना झुकाए कि गंगरियाले बाल सफ़े को छू रहे थे। वो कलम से अखबार पे निशान लगा रही थी। इसे वर्ड पजल अच्छे लगते थे, हया को भी अब अच्छे लगते थे, मगर वो आखिरी पजल अभी तक हल नहीं कर पाई थी। रिजा तो इसकी मदद नहीं कर सकती, मगर शायद वो रिजा की कुछ मदद कर सके। रिजा क्या कर रही हो, वो नरमी से कहती उठ के इसके करीब आ बैठी। रिजा ने आहिस्ता से सर उठाया, खाली खाली नज़रों से इसे देखा और फिर अखबार के सामने किया। इसकी हरकत बहुत आहिस्ता सी, इसे बच्ची पे बहुत तरस आया, मगर फिर सोचा वो क्यों तरस खा रही है जब वो एबल लड़की अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करके मेहनत कर रही है, तो वो इसके बारे में हमदर्दी और तासुब से क्यों सोचे। इसे सताइश से सोचना चाहिए। दिखाओ क्या है ये। इसने वो पुराना मुड़ा तोड़ा अखबार रिजा के हाथ से लिया। एक ही पजल पे वो काफ़ी दिन से लगी हुई थी, शायद इसीलिए वो जगह काफ़ी खस्ता हाल लग रही थी। ज़ीशान अंकल यकीनन अपनी मोहब्बत से समझते थे कि रिजा ये पजल हल कर लेगी, वरना वो शायद ज़हनी तौर पे काफ़ी पीछे थी। तुमसे ये हल नहीं हो रहा, इसने प्यार से पूछा। रिजा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। एक सानिये को इसने बेख्तियार बहारी गुल याद आई। अच्छा ये देखो, ये जो पहला लफ्ज़ है ना, ये एक एनाग्राम है, और एनाग्राम यूं होता है जैसे किसी लफ्ज़ के हरूफ आगे पीछे कर दो तो नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे साइलेंट के हरूफ अदल बदल कर दो तो लिसन बन जाता है। कहते हैं एनाग्राम में बहुत हिकमत और दनाई छुपी होती है। अब ये पहला लफ्ज़ देखो, वो अखबार से पढ़कर बताने लगी। ये लिखा है ट्राई हेरोपार्ट। ये किसी मूवी का नाम है। तुम्हें बताना है कि इसके हरूफ अदल बदल करो तो किस मूवी का नाम बनता है, ठीक? रिजा ने कुछ नहीं कहा। वो बिना तासर के खाली नज़रों से हया को देखती रही। हया ने चंद सानिये गौर से देखा और फिर इसके समझ में आ गया कि ट्राई हेरोपार्ट के हरूफ की जगह आगे पीछे करने से क्या बनता है। हैरी पॉटर। इसे हैरी पॉटर बनना है। अब यहाँ लिखो हैरी पॉटर। इसने अखबार रिजा को थमाया। रिजा ने धीरे से इस बात में गर्दन हिलाई और बहुत आहिस्तगी से एक एक हर्फ खाली जगह पे उतारने लगी। अब ये अगला मजमुआ देखो, ओल्ड वेस्ट एक्शन। इससे किसी मशहूर एक्टर का नाम बनता है जो पुरानी अंग्रेज़ी एक्शन फिल्मों में काम करता था। क्या हो सकता है? वो इन तीन अल्फाज को देखते हुए सोच में पड़ गई। ज़ीशान अंकल के पास वो किस काम से आई थी, इसे सब भूल चुका था। ओह हाँ, क्लाइंट एस्टवुड। वो एकदम चौंकी। बहुत ही दिलचस्प पजल था। वैसे मैं तुम्हें चीटिंग करवा रही हूँ, ये गलत बात है। चलो अब बाकी तुम खुद सोच कर करो। बस तुम्हें इन अल्फाज के हरूफ की जगह को अदल बदल करना है जैसे मैंने किया था, फिर तुमने नए अल्फाज बना सकोगी, ठीक? बात ख़त्म करने से कबल ही इसका जहन अपने इस आखिरी पजल की तरफ भटक गया। स्वैप।
साफ करने का भी ये मतलब होता है ना। क्या वो कोई हिंट था कि इसे हरूफ की जगहों को स्वैप करना है और कोई नया लफ्ज़ बनाना है? मगर वो कुल 12 हरूफ थे और पासवर्ड तो 8 हरफी होना चाहिए था। फिर वो इससे क्या बना सकती थी? वो एकदम बेचैनी से उठ खड़ी हुई। हो सकता है वो 2 अल्फाज कोई एनाग्राम ही हो। एनाग्राम के ज़रिए कोड्स लिखना तो बहुत कदीम तरीका था। ये दूर से इस्तेमाल होता रहा है। फ़लसफ़े में आर्ट, फंक्शन, जासूसी, हर चीज़ में कहीं न कहीं एनाग्राम्स का एक किरदार होता था। इससे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया भला? फ्लैश ड्राइवर्स के पास पर्स में पड़ी थी, मगर इसको सिर्फ अपने लैपटॉप पे लगाना चाहिए और अभी अभी वो काम इसे करना था। ज़ीशान अंकल से वो बाद में मिल लेगी। अभी इसे अपने ऑफिस पहुंचना था, जहां तन्हाई में वो ये काम कर सके। बाहर सिक्योरिटी को बताकर, रिजा को बाय कहकर वो तेज़ी से बाहर आई थी। गाड़ी में ही इसने अपने मोबाइल से गूगल ऑन किया और एक एनाग्राम फाइंड्स वेब